Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 2 of the chapter 10 Mechanical Property of Fluids of class 11th. In this part, I am going to solve the problems of NCERT textbook from question number 10.11 to 10.16. First of all, question number 10.11. इस पार्ट में मैं 11th क्लास का 10th चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 10.11 से 10.16 तक होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10.11. Can Bernoulli's equation is used to describe the flow of water through a rapid motion in river? Explain. क्या बर्नौली थ्योरम को किसी रिवर वाटर मतलब तेज रफ्तार में बहने वाली नदी की धारा रैपिड मोशन इन ए रिवर तो उसमें अप्लाई किया जा सकता है? क्या बर्नौली का समीकरण को या बर्नौली का थ्योरम को, बर्नौली का प्रमेय को नदी की तेज धारा के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है? तो बर्नौली, इसका आंसर होगा द बर्नौली थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली का समीकरण केवल आदर्श तरल के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है, और वो भी उस स्थिति में जब लिक्विड का फ्लो धारा रेखीय हो, स्ट्रीमलाइन मोशन हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, उसके लिए अप्लाई होता है। यहाँ नदी का जो है रैपिड मोशन में, किसी रिवर का रैपिड मोशन में तेज रफ्तार में जो वाटर होगा उसको कभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं माना जा सकता, वह टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, वह विशुद्ध प्रवाह हो जाएगा। नदी का जो प्रवाह होगा, नदी के जल का प्रवाह या नदी का जो करंट है उसका प्रवाह, वह टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन उसको नहीं माना जा सकता, वो टर्बुलेंट हो जाए, वह टर्बुलेंट फ्लो होगा। नदी का, रिवर का के वाटर का जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। इसलिए बर्नौली थ्योरम यहाँ रैपिड मोशन, उस वाटर इन रैपिड मोशन, वाटर ऑफ रैपिड मोशन इन ए रिवर, तो उसमें बर्नौली का इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम अप्लाई नहीं किया जा सकता। आंसर इज, राइट डाउन बर्नौली थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली थ्योरम को ही जब इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड per unit incompressible fluid per unit volume, that is pressure energy per unit volume, potential energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume of the fluid, incompressible fluid constant। तो जब ये स्टेटमेंट, ये बर्नौली थ्योरम है, और इसी को जब इक्वेशन में एक्सप्रेस करेंगे, P प्लस प्रेशर एनर्जी को P से, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब इसको इक्वेशन में हम एक्सप्रेस करेंगे इस थ्योरम को, तो उसको बर्नौली इक्वेशन कहा जाता है। तो बर्नौली थ्योरम स्टेटमेंट है, जबकि बर्नौली इक्वेशन उसका मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, व्यक्त करना है। सिंस बर्नौली इक्वेशन इज यूज्ड, इज अप्लीकेबल टू ओनली, केवल अप्लाई कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन को टू ओनली एन आइडियल फ्लूइड in a streamline flow, in a streamline flow. Here in the question it is given water through a rapid motion in river, but यहाँ स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, यहाँ रैपिड मोशन इन वाटर, ये कभी स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, ये टर्बुलेंट हो जाएगा। बट रैपिड मोशन वाटर इन वाटर, flow of water through a rapid motion in a river, ये काफ़ी फास्ट स्पीड, स्ट्रीमलाइन फ्लो तभी होता है जब स्पीड एक लिमिटिंग वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे होता है, कम होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, रैपिड मोशन हो जाएगा, फास्ट मोशन हो जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू से वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं होगा।
So, but flow of water through a rapid motion in a river cannot be not be treated as a streamline flow. Cannot be treated as a streamline flow. But it is turbulent motion. Turbulent flow cannot be treated as a streamline flow. So Bernoulli theorem cannot be applied for flow of water through a rapid motion in a river. So Bernoulli's equation, ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया, नॉट स्ट्रीमलाइन, विक्षुब्ध प्रवाह हो गया. Bernoulli's equation cannot be applied in case of river water cannot be applied for रैपिड मैनर में फ्लो हो रहा है, रैपिड मोशन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर. बर्नौली इक्वेशन इस केस में रिवर वाटर का तेज रफ्तार से जो फ्लो होगा रैपिड मोशन, उसमें अप्लाई नहीं किया जा सकता. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now question number 10.12. Does it matter if one uses gauge pressure instead of absolute pressure in applying Bernoulli's equation? Explain. यदि बर्नौली का प्रमेय के अनुप्रयोग में कोई निरपेक्ष दाब के जगह पर गेज प्रेशर का यूज करता है, एब्सोल्यूट प्रेशर के जगह पर गेज प्रेशर का यूज करता है, तो क्या इसमें कोई अंतर पड़ेगा? उसे व्याख्या करना है. व्याख्या करें, एक्सप्लेन. तो यदि कोई बर्नौली का प्रमेय जिन दो जगहों पर लागू करना है, उन जगहों पर प्रेशर का अंतर, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो, दैट इज pressures at two places are not much more different. उस स्थिति में ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एब्सोल्यूट प्रेशर निरपेक्ष दाब के जगह पर गेज दाब का उपयोग करे. राइट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ pressures at two places where the Bernoulli's equation to be applied are not much different. It doesn't matter whether one can use gauge pressure instead of absolute pressure. I am repeating again. If pressures at two places where the Bernoulli's equation to be applied are not much different, that is, pressure are not much different at two places where Bernoulli's equation to be applied, it doesn't matter whether one can use gauge pressure instead of absolute pressure.
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now question number 10.13, which is glycerin flows steadily through a horizontal tube of length 1.5 meter and radius 1.0 cm. If the amount of glycerin collected per second at one end is 4 into 10 to power 4.0 into 10 to power minus 3 kg per second, what is the pressure difference between the two ends of the tube? Density of glycerin rho is equal to rho of glycerin. The symbol of density is rho. So density of glycerin is 1.3 into 10 to power 3 kg per meter cube, and viscosity, coefficient of viscosity of glycerin, eta is given 0.83 Newton second per meter minus 2. ग्लिसरीन फ्लो कर रहा है किसी हॉरिजॉन्टल ट्यूब से स्टेडी फ्लो है, मतलब वेलोसिटी पार्टिकुलर पॉइंट पर उसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रीम लाइन फ्लो है, उसको स्टेडी फ्लो कहा जाता है. जब उसका फ्लूइड का जब लिक्विड का या फ्लूइड का वेलोसिटी और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन मोशन एंड द फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो. तो पाइप का लेंथ है दिया हुआ, ट्यूब का लेंथ है 1.5, इट इज गिवन लेंथ ऑफ द ट्यूब L इज इक्वल टू 1.5 मीटर, रेडियस ऑफ द ट्यूब रेडियस ऑफ द ट्यूब इज 1 cm, 1.0 cm, दैट इज 1 cm, दैट इज 1/100, 1 इंटू 1/100 मीटर, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर 100 ऊपर चला जाएगा, 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा न्यूमरेटर में जाकर मीटर. और अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड, दैट इज मास पर यूनिट टाइम हो गया, मास पर यूनिट टाइम कैपिटल M/T, दैट इज स्मॉल m, मास पर यूनिट टाइम हो गया, कितना अमाउंट कलेक्ट हो रहा है एक इंच पर ट्यूब के, वह है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg पर सेकेंड. दिस इज मास पर यूनिट टाइम हो गया, मास रेट ऑफ द लिक्विड कलेक्टेड. लिक्विड इज ग्लिसरीन विच फ्लोज थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब. क्षैतिज नली से ग्लिसरीन का प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है. प्रेशर डिफरेंस मालूम करना है और मास रेट हो ही गया, ये कितना अमाउंट कलेक्ट होगा पर सेकंड, तो मास रेट स्मॉल m इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg पर सेकंड. प्रेशर डिफरेंस मालूम करना है दोनों एंड के बीच में, ट्यूब के दोनों एंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस मालूम करना है. ट्यूब के दोनों एंड का प्रेशर डिफरेंस, ट्यूब हो गया हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, देखें ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है. इन दोनों के बीच में, ट्यूब के दोनों एंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस मालूम करना है. इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस ये P मालूम करना है, प्रेशर डिफरेंस. ट्यूब है, लेंथ भी मालूम है, ये L दिया हुआ है, ये लेंथ L इक्वल टू 1.5 मीटर 1.5 मीटर है. और रेडियस दिया हुआ है, इस ट्यूब का रेडियस है दिया हुआ, इसका ट्यूब का एक्सिस हो जाएगा, इसके दोनों एंड के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन एक्सिस हो जाएगा ट्यूब का. और ये रेडियस भी दिया है 1 cm है रेडियस, दैट इज 1/100 मीटर, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर. अब इसी से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो हो रहा है, स्टीम लाइन फ्लो. वेलोसिटी और डायरेक्शन लिक्विड का वह चेंज नहीं करेगा एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, तो दैट फ्लो इज स्टेडी फ्लो. लिक्विड का फ्लो हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस मालूम करना है. और एक इंच से जो ट्यूब के एक इंच से एक इंच पर जो लिक्विड कलेक्ट होता है उसका अमाउंट दैट इज मास पर यूनिट टाइम, वह दिया है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 kg पर सेकेंड. और डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन रो इज गिवन, डेंसिटी का सिंबल रो इज गिवन 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज 0.83 न्यूटन सेकेंड पर मीटर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, दैट इज पास्कल सेकेंड भी इसको कर सकते हैं, पास्कल सेकेंड, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर सेकेंड और पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड मीटर पर मीटर स्क्वायर. नाउ वॉल्यूम रेट हम मालूम करते हैं पहले, उसके बाद पॉइज फार्मूला का इसमें यूज होगा. पॉइज फार्मूला का यूज होगा, उससे हम निकाल सकते हैं प्रेशर डिफरेंस. तो वॉल्यूम रेट निकालना है ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम रेट ऑफ द लिक्विड दैट फ्लो थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब पर सेकेंड, पर जो कलेक्ट हो रहा है वॉल्यूम रेट ऑफ द लिक्विड, उसका मालूम कर लेंगे कितना वॉल्यूम रेट थे जो ट्यूब से होकर फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल ट्यूब से, और जो मास कलेक्ट हो रहा है उसके कारण
4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 kg, एक सेकेंड में 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 kg कलेक्ट हो रहा है लिक्विड का। वॉल्यूम रेट ऑफ द लिक्विड इज कलेक्टेड इज, ये वॉल्यूम रेट हो गया V, कैपिटल V से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम बाई टाइम दैट इज मास पर यूनिट टाइम दैट इज m अपॉन एंड डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज वॉल्यूम रेट हो गया मास, वॉल्यूम इजकल टू डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इजकल टू मास बाई डेंसिटी। मास पर यूनिट टाइम हो गया स्मॉल m जो कि दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1.3 इंटू 10 टू पावर 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 40 इंटू 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6, और 13 से 40 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा 3.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और वॉल्यूम पर यूनिट थी, वॉल्यूम रेट है तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और टाइम का सेकेंड इनवर्स, ये हो गया। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे पॉइज फार्मूला, तो पॉइज फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उससे वॉल्यूम रेट के लिए फार्मूला है V इक्वल टू पाई पी R4 बाई 8 ईटा L, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो प्रेशर डिफरेंस हमको मालूम हो गया, चूंकि वॉल्यूम रेट हम मालूम कर चुके हैं 3.06 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ यूजिंग पॉइजली फार्मूला, पॉइज फार्मूला का यूज करते हैं यूजिंग पॉइजली फार्मूला, पॉइजली फार्मूला और पॉइजली फार्मूला वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड देता है। कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करके दोनों उस ट्यूब के दोनों इंड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करके अगर लिक्विड का फ्लो कराया जाता है तो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो करेगा, दैट इज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू द ट्यूब पर सेकेंड, एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड, इट कैन बी इवैल्यूएटेड यूजिंग पॉइजली फार्मूला। तो पॉइजली फार्मूला एक एक्सप्रेशन है जो कि किसी हॉरिजॉन्टल ट्यूब से प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करके कितना वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो कराया जाएगा, स्टेडी फ्लो उसका, स्ट्रीमलाइन फ्लो ट्यूब के अंदर, तो वॉल्यूम रेट ऑफ द फ्लूइड को मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पॉइज फार्मूला। इट वाज गिवन बाय पॉइजली, सो इट इज कॉल्ड पॉइज फार्मूला, एंड ये दिस फार्मूला इज V इक्वल टू पाई पी R4 अपॉन 8 ईटा L। P इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू इंड्स ऑफ द ट्यूब। P क्षैतिज नली के दोनों हॉरिजॉन्टल ट्यूब के दोनों इंड्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस है, R रेडियस है, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और L लेंथ ऑफ द ट्यूब है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस, देयरफॉर P इक्वल टू 8 ईटा L मल्टीप्लाइड बाई V अपॉन पाई P इक्वल टू 8 ईटा L V इंटू V, 8 ईटा L इंटू V अपॉन पाई R4। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, सभी का वैल्यू, ईटा का, L का, सभी का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दिया है, डेंसिटी भी दिया है, ईटा भी दिया है, सारा वैल्यू पुट कर देंगे हम। यहाँ पर 8 हो गया, ईटा इज इक्वल टू गिवन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज 0.83, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 1.5 मीटर, एंड वॉल्यूम रेट अभी मालूम कर लिए हम 3.07 इंटू 3.07 इंटू 10 टू पावर 6 10 टू पावर माइनस 6, ये वॉल्यूम रेट मालूम कर लिया अभी यहाँ से फार्मूला से। वॉल्यूम रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम रेट ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम रेट ऑफ द लिक्विड इज मास पर यूनिट टाइम अपॉन डेंसिटी, दैट इज मास रेट अपॉन टाइम, मास रेट अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सो वॉल्यूम रेट इज इक्वल टू ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू मास रेट अपॉन डेंसिटी, m अपॉन स्मॉल m अपॉन रो, तो उससे हमें मालूम हो गया 3.07 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 भी वॉल्यूम रेट का वैल्यू, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दिया, और पाई 3.14
multiplied by r, radius is 1 cm, that is 1 into 10 to power minus 2 का पावर 3 माइनस 2, 4 है पावर 4, ये देखिए 4 है तो 10 टू पावर माइनस 2 का पावर 4, 10 टू पावर माइनस 8 और यहाँ 10 टू पावर माइनस 6 है, तो माइनस 6 से ये पावर ये कैंसिल हो गया ये वाला टर्म, तो ये नीचे बचेगा केवल 10 टू पावर माइनस 2 पावर ऊपर चला जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट 10 टू पावर प्लस 2 ऊपर चला जाएगा। अब बाकी सब टर्म को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ऐसे 3.14 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू, तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं 9.8 इंटू और 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर जा करके 10 टू पावर 2 हो जाएगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस इतना हो गया। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू इंड्स ऑफ द ट्यूब इज 9.8 इंटू 10 टू पावर 2 10 टू पावर प्लस 2 पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन गेट 9.8 और 10 टू पावर नीचे यहाँ पर कैंसिल कराए हैं -6 है और यहाँ -2 का पावर 4 है, -8 हो गया तो -2 पावर नीचे यहाँ, और ये -10 टू पावर -2 नीचे जो पावर है डिनोमिनेटर में ऊपर जाके +2 हो जाएगा। और 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.83 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.07 और उसमें 3.14 से डिवाइड करेंगे, ये भी दो प्लेस पर डिसिमल है कैंसिल हो जाएगा 3.14 और 0.83। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड देन बाई डिवीजन थ्रो 314 वी कैन ऑब्टेन 9.8 एंड 10 टू पावर -2 ऊपर जाके +2 हो गया, दैट इज प्रेशर डिफरेंस इज, यही प्रेशर डिफरेंस हो गया आपकी, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू इंड्स ऑफ द ट्यूब। प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस हो गया इतना 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Now problem number 10.14, that is 10.14. In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speed on the upper and lower surfaces of the wing are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. What is the lift on the wing if the area is 2.5 meter square? Take the density of air to be 1.3 kg per meter cube. एरोप्लेन का कोई मॉडल है तो उसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसका टेस्ट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जांच परीक्षण। तो उसमें विंड टनल से होकर, तो द फ्लो स्पीड जो है अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ द विंग, एरोप्लेन का जो विंग है, एरोप्लेन के जो डैने हैं उसके ऊपर का स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड है और नीचे का स्पीड उसका विंग के नीचे का एयर का स्पीड 63 मीटर पर सेकेंड है। तो व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ द एरिया इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो उसके विंग पर, उसके डैने पर, एरोप्लेन के डैने पर कितना लिफ्ट ऊपर की ओर लगेगा प्रेशर डिफरेंस के कारण, वह मालूम करना है। और डेंसिटी ऑफ एयर टू बी 1.3 kg पर मीटर क्यूब, एयर का डेंसिटी भी दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। तो एरोप्लेन का जो विंग है उसका अपर जो थी है, अपर सरफेस है उसका विंग का, एरोप्लेन का जो डायना है, तो उसका स्पीड दिया है, ऊपर का स्पीड दिया है 70 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज करते हैं कि अपर फेस का, अपर सरफेस का विंग का जो स्पीड है वहाँ V1, उसको सपोज करते हैं V1 है, सिंबल V1। तो V1 का वैल्यू दिया है 70 मीटर पर सेकेंड, और विंग का जो सरफेस है, विंग का जो लोअर सरफेस है उसके नीचे का स्पीड एयर का कितना है 63 मीटर पर सेकेंड। तो V2 इक्वल टू 63 मीटर पर सेकेंड, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है V1 स्पीड जो है विंग का, एरोप्लेन के विंग का अपर सरफेस का के ऊपर जो एयर है उसका स्पीड दिया हुआ है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा कितना, कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर, और V2 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो होगा ये P2 हो जाएगा। जो एरोप्लेन का विंग है उसके नीचे का जो एयर का जो स्पीड है, हवा का स्पीड हुआ कितना है 63 मीटर पर सेकेंड, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 हो जाएगा। और V1 स्पीड है उस विंग के ऊपर का, अपर सरफेस के ऊपर जो एयर है उसका स्पीड है, फ्लो स्पीड ऑन द अपर सरफेस। अपर सरफेस पर जो फ्लो स्पीड है विंड का वह है 70 मीटर पर सेकेंड। तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 हो जाएगा, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर को, और V2 वेलोसिटी स्पीड हो जाएगा विंग के नीचे का लोअर सरफेस से होकर के, लोअर सरफेस से
होकर जो विंड पास करेगा उसका स्पीड है, एयर का स्पीड है 63 मीटर पर सेकेंड, और कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर वहाँ होगा लोअर सरफेस पर, वह P2 होगा, अपर सरफेस पर P1 है। और P2 माइनस P1 हमको डिफरेंस मालूम करना है। बर्नौली थ्योरम से जहाँ स्पीड ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा अपर विंग पर, तो वहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम होगा, प्रेशर का वैल्यू कम होगा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। तो जहाँ स्पीड ज़्यादा होगा, अब विंग के ऊपर, एरोप्लेन के विंग के ऊपर का स्पीड एयर का ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रेशर एनर्जी ज़्यादा थी, प्रेशर का वैल्यू कम होगा, और नीचे स्पीड कम है विंग के नीचे 63 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो नीचे ज़्यादा प्रेशर, ऊपर हाई थी स्मॉल प्रेशर विंग के ऊपर, प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 नीचे से ऊपर की ओर होगा। इसके कारण एरोप्लेन रनवे पर दौड़ते हुए ऊपर उठ जाता है अचानक, जब प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तब। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण उस पर विंग पर फोर्स काम करेगा, अब थ्रस्ट फोर्स उसको मालूम करना है। तो यहाँ एरिया दिया है विंग का, एरिया ए इक्वल टू एरिया ऑफ द विंग। विंग का क्षेत्रफल है कितना, 2.5 मीटर स्क्वायर है, और डेंसिटी ऑफ एयर रो इक्वल टू ये गिवन 1.3 kg पर मीटर क्यूब। तो पहले हम प्रेशर डिफरेंस मालूम कर लेंगे, और उसके बाद फोर्स मालूम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द विंग इज गिवन। यूजिंग बर्नौली थ्योरम, दोनों जगह अप्लाई करते हैं बर्नौली थ्योरम को, बर्नौली इक्वेशन का, यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, एट द अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ द विंग। ऑन द अपर एंड अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग बर्नौली थ्योरम, ऑन द अपर एंड लोअर surfaces ऑफ द विंग्स। विंग का मतलब एरोप्लेन का जो विंग है उस पर, ऑफ द विंग, एरोप्लेन प्लेन विंग ऑफ द प्लेन, जो डैने हैं प्लेन विंग। वी हैव टोटल प्रेशर एबव द विंग, टोटल प्रेशर एबव द विंग इक्वल टू टोटल प्रेशर बिलो द विंग। एबव द विंग सरफेस टोटल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर बिलो द विंग पर सरफेस। तो अब एबव द विंग सरफेस जो प्रेशर है वह P1 है, सपोज किए हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और चूँकि पोटेंशियल एनर्जी तो विंग जो है हॉरिजॉन्टल से उस समय हाइट सेम होगा, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो केवल प्रेशर एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और हाइट तो सेम है हॉरिजॉन्टल से, विंग हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से हाइट सेम है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा दोनों सिचुएशन में, तो टर्म कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो P1 टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी दैट इज प्रेशर एबव द विंग दैट इज P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एबव द विंग, स्पीड ऑफ द विंड इज एयर इज 70 मीटर पर सेकेंड। द टोटल एनर्जी एबव द, टोटल एनर्जी मतलब मीन्स प्रेशर एनर्जी प्लस का सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज प्रेशर एनर्जी P1 प्लस पर यूनिट वॉल्यूम प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द विंड एबव द विंग, तो दोनों का सम। अब फिर जो हो जाएगा लोअर विंग पर, जो लोअर सरफेस है विंग का, वहाँ प्रेशर एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी जो एयर का होगा, विंड का होगा, तो हाफ रो पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ रो V2 स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा। प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। तो विंग के ऊपर जो प्रेशर एनर्जी और प्लस प्रेशर एनर्जी P1 हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P1, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V1 स्क्वायर, ये विंग के ऊपर हो गया, और नीचे में प्रेशर एनर्जी P2 और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों जगह सेम होगा, रो जी एच प्लस रो जी एच कैंसिल हो गए, तो केवल P1 प्लस, देयरफॉर वी हैव P2 माइनस, प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा नीचे में, जहाँ पर स्पीड कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो P2 माइनस P1 हम इसको मालूम कर लें, और प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इक्वल्स टू P2 माइनस P1 को उधर ले जाएंगे RHS में इक्वल टू, और रो V2 स्क्वायर को उधर LHS में, रो हाफ रो कॉमन हो जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, दैट इज प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू, और प्रेशर डिफरेंस और P2 माइनस P1
P2 minus P1 is equal to 1/2 और density of air is rho is equal to 1.3, V1 square is V1 is equal to 70 square, V1 is equal to 70, विंग के ऊपर का स्पीड है -63 स्क्वायर, that is 1/2 multiplied by 1.3 multiplied by 7 into 7 49 4900 4900 हो गया 70 स्क्वायर -63 स्क्वायर, वो हम निकाल सकते हैं 63 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 63 इंटू 63 3 इंटू 3 9 6 इंटू 3 18 6 इंटू 3 18 8 रिमाइंडर 1 6 इंटू 6 36 प्लस 1 37, ये 9 हो जाएगा 9 8 प्लस 8 16 6 रिमाइंडर 1 7 प्लस 1 प्लस 1 2 8 and 3 3869 minus 3869 equals to 1/2 multiplied by 1.3 और डिफरेंस ले लेंगे दोनों का 49, डिफरेंस हो जाएगा किसका 4900 माइनस 3869 माइनस कर देंगे 10 माइनस 9 1 9 माइनस 6 3 8 माइनस 8 0 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1 1031 1031, ये माइनस करने पर 1031 1031। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1031 मल्टीप्लाइड बाई 13 और मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 P2 माइनस P1, प्रेशर डिफरेंस हम मालूम कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और नाउ P2 माइनस P1 equals to 1/2 multiplied by 1.3 70 square, that is 4900 4900 minus 63 square 63 into 63 we can after multiplying 63 into 63 we can get 189 plus 378, that is 3969 3969 3969 3969 and difference is 1/2 1.3 and 4900 minus 3969, that is 10 minus 9 1, it is 931, it is 931 and after multiplying 931 multiplied by 1.3 we can get 931 multiplied by 1.3 we can get 1210.3 1210.3 1210.3, that is after dividing 1210.3 by 2 we get that is 1210.3 by 2, that is 2, after dividing by 2 we get 6, 2 multiplied by 6, that is 12 और उसके बाद 605.15 ये पास्कल प्रेशर डिफरेंस है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। दिस इज प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1, दिस इज प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 P2 माइनस P1 हमें आ गया, मालूम हो गया। अब विंग पर जो फोर्स होगा वह अपवार्ड फोर्स इस प्रेशर डिफरेंस के कारण नीचे से ऊपर की ओर होगा, उसको हम मालूम कर सकते हैं। P2 माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस विंग के अपर फेस और लोअर फेस के बीच का जो डिफरेंस हुआ। P2 प्रेशर है विंग के एरोप्लेन का विंग का नीचे सरफेस के नीचे, विंग के निचले सरफेस पर जो एयर का प्रेशर है वो है P2 और उसके अपर फेस पर विंग के ऊपर अपर फेस पर प्रेशर है P1, तो प्रेशर डिफरेंस नीचे से ऊपर की ओर होगा, विंग के निचले सरफेस से अपर सरफेस की ओर होगा, जिसके कारण फोर्स काम करेगा, लिफ्ट होगा विंग पर, उसके विंग पर अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट होगा, वह हो जाएगा
प्रेशर डिफरेंस, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया. सिंस प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इंटू एरिया. एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा. Now force that is lift on the wing, that is upward force acting on the wing is therefore lift on the wing, प्लेन के विंग पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा दिस प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 के कारण, जिससे प्लेन ऊपर की ओर फ्लाई भी करता है. रनवे पर दौड़ते हुए, रन करते हुए प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो अपवर्ड फोर्स काम करेगा विंग पर. दैट इज डायनेमिक लिफ्ट ऑफ द प्लेन. विंग होगा डायनेमिक लिफ्ट ऊपर की ओर. तो लिफ्ट ऑन द विंग इज, दैट इज विंग इज फोर्स F इजिकल टू प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया. प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 विंग के निचले फेस सरफेस और अपर फेस के बीच प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया. एंड P2 माइनस P1 वी हैव evaluated it as 605.15 Pascal. 605.15 multiplied by area. Area is given, area of the wing, and area of the wing is given in the problem, and which is स्पीड है ऊपर का 70 है और नीचे का विंग के ऊपर का 70 मीटर पर सेकेंड है और नीचे का 63 मीटर पर सेकेंड है. और एरिया विंग का है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डेंसिटी ऑफ एयर 1.3 था जिसका मैंने यूज किया इस प्रॉब्लम में. एरिया ऑफ द विंग इज 2.5 एंड प्रेशर डिफरेंस हो गया 605.15. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी कैन ऑब्टेन 1.51 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power 3 Newton, and we can write it as 1.5 into 10 to power 3 Newton after multiplying 605.15 and 2.5. This is the lift on the wing or upward force on the wing, that is dynamic lift. इसके कारण डायनेमिक लिफ्ट होगा प्लेन का. एंड दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. Now question number 10.15. Figures A and B refer to the steady flow of a non-viscous liquid. Which of the two figures is incorrect and why? स्टेडी फ्लो हो रहा है फिगर A एंड फिगर B में लिक्विड का. लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स पैरेलल लैमिनर फ्लो, पैरेलल लेयर के रूप में के फॉर्म में उसका फ्लो हो रहा है जिसका वेलोसिटी और डायरेक्शन लिक्विड का टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो. इफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द लिक्विड एट ए पॉइंट does not change with time, it is called a steady flow. तो कौन सा फिगर इसमें, विच ऑफ द टू फिगर्स इज इनकरेक्ट, दोनों में से कौन इनकरेक्ट है? फिगर ए इज इनकरेक्ट बिकॉज एट द वाइडर पार्ट ऑफ द ट्यूब, द साइड ट्यूब, in the side tube connected to the wider part, height of the liquid column should be high, whereas here in this here the height of the liquid column to the side tube connecting the wider tube is small, is less. Height is smaller than that of the side tube connected to the kink or connected to the narrow part of the tube. Because at the narrow part of the tube velocity is large, velocity is higher than the wide portion of the tube. From equation of continuity, velocity alpha 1 v1 equal to alpha 2 v2, that is where area of cross section is small, velocity is large. When velocity is inversely proportional to, according to equation of continuity, alpha into v is equal to constant. अल्फ़ा और एरिया कर सकते हैं ए इंटू भी. एरिया को ए से ए अल्फ़ा से डिनोट किया जा सकता है. तो एरिया इंटू वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट.
तो यहाँ जो है जहाँ वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। तो जहाँ एरिया ज़्यादा होगा, जैसे वाइडर ट्यूब है तो वहाँ एरिया उसका ज़्यादा है तो वहाँ स्पीड कम होगा, और स्पीड कम होगा तो बर्नौली थ्योरम से यूजिंग बर्नौली थ्योरम प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हॉरिजॉन्टल से सेम है, सेम लेवल में होगा। ये इसका एक्सिस वाइडर जो ट्यूब है इसका, इस ट्यूब का वाइडर ट्यूब का एक्सिस, ये जो वेंटूरी मीटर, ये जो शेप है ये ट्यूब, ये वेंटूरी मीटर है, इसी शेप का होता है। साइड में वाइडर होता है और बीच में नैरो होता है, तो दिस इज ए वेंटूरी मीटर। वेंटूरी मीटर है तो वेंटूरी मीटर में क्या होगा, तो यहाँ जो इसका जो हाइट होगा एक्सिस का, लिक्विड का हाइट ग्राउंड सरफेस से, तो वाइडर ट्यूब में और यहाँ पर जो नैरो पार्ट है उसमें सेम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी वाइडर पार्ट में और नैरो पार्ट में दोनों सेम होगा। तो P + ½ ρv² इक्वल टू कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह पर सेम है उसके एक्सिस पर, माने वाइडर ट्यूब में ट्यूब के एक्सिस है, माने ग्राउंड से हाइट इसका सेम है, h है, यहाँ भी h होगा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम होगा, इसलिए केवल प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए अब यहाँ पर वाइडर ट्यूब है तो वाइडर ट्यूब में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा वाइडर पार्ट में, तो कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो थी का स्पीड कम होने से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कम होगा, इसलिए प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा। जब प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा वाइडर पार्ट में तो साइड ट्यूब में लिक्विड का लेवल ज़्यादा हाई होना चाहिए था, और इसमें जो है वाइडर जो नैरो ट्यूब है यहाँ पर स्पीड, यहाँ स्पीड है v1, तो ये v1, यहाँ स्पीड v2 ज़्यादा होगा, यहाँ स्पीड अगर v2 हम सपोज करते हैं और वाइडर पार्ट में v1, तो यहाँ पर v2 का वैल्यू होना चाहिए v2 का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए v1 से, चूँकि एरिया जो है इसका α2, एरिया A2 जो है स्मॉलर है यहाँ पर एरिया, यहाँ वाइडर ट्यूब का एरिया से, इसलिए स्पीड यहाँ ज़्यादा होना चाहिए नैरो पार्ट में। तो स्पीड ज़्यादा होगा तो बर्नौली थ्योरम से क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड जहाँ ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ प्रेशर एनर्जी का वैल्यू को स्मॉल हो जाएगा, इसलिए कि दोनों का सम कांस्टेंट है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो गया यहाँ पर नैरो पार्ट पर, जो कि ज़्यादा होगा भी, क्योंकि यहाँ पर नैरो पार्ट है तो नैरो पार्ट पर वेलोसिटी ज़्यादा होता है, v2 > v1, तो वहाँ पर चूँकि उसका एरिया कम है तो इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। लेकिन बर्नौली थ्योरम से वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट ज़्यादा होगा लिक्विड का, तो प्रेशर एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रेशर का वैल्यू कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम है तो लिक्विड कॉलम का हाइट भी कम होगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू आप जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है h, लिक्विड कॉलम का हाइट हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा लिक्विड का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो अगर ये प्रेशर कम तभी होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम कब होगा, जब लिक्विड कॉलम का हाइट कम होगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विड कॉलम का हाइट नैरो पार्ट में, नैरो पोर्शन वेंटूरी मीटर का जो ट्यूब है, तो उसके जो नैरो पार्ट में जो साइड ट्यूब लगा है तो उसमें लिक्विड का लेवल ज़्यादा है और वाइडर पार्ट में कम है, जबकि होना चाहिए था वाइडर पार्ट में ज़्यादा, और ये जो नैरो पार्ट से कनेक्टेड साइड ट्यूब में लिक्विड कॉलम का हाइट कम होना चाहिए था, तभी जा करके प्रेशर का वैल्यू कम होता, जो कि बर्नौली थ्योरम से, चूँकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है नैरो पार्ट पर, तो इसलिए नैरो पार्ट में लिक्विड का स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि एरिया कम है, तो इस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो प्रेशर एनर्जी को कम होना होगा, तभी जाकर प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। तो प्रेशर तो तब कम होगा यहाँ जब लिक्विड कॉलम का हाइट कम होगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू लिक्विड कॉलम का हाइट h है तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मल्टीप्लाइड बाई हाइट। लिक्विड का डेंसिटी घनत्व गुरुत्वीय त्वरण जी और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, लिक्विड कॉलम का हाइट कितनी नली के अंदर साइड ट्यूब के अंदर कितना लिक्विड का हाइट है तो उसका प्रोडक्ट प्रेशर होगा। तो यहाँ पर उल्टी स्थिति बन रही है। यहाँ प्रेशर चूँकि वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो बर्नौली थ्योरम से प्रेशर कम होना चाहिए, तो लिक्विड कॉलम का हाइट कम होना चाहिए था यहाँ इस नैरो पार्ट से कनेक्टेड साइड ट्यूब में, जबकि इस फिगर ए में इस हाइट को इस साइड ट्यूब में नैरो पार्ट से कनेक्टेड साइड ट्यूब में हाइट को लिक्विड का हाइट ज़्यादा दिखाया गया है, जबकि वाइडर पार्ट में जबकि वेलोसिटी कम है यहाँ पर वाइडर पार्ट में इससे कनेक्टेड, जब वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट होने के लिए अगर प्रेशर काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो प्रेशर एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो प्रेशर एनर्जी ज़्यादा तब होता है यहाँ जब लिक्विड कॉलम का हाइट ज़्यादा होता है। तो इसमें इस साइड ट्यूब में वाइडर ट्यूब से कनेक्टेड साइड ट्यूब में लिक्विड कॉलम का हाइट कम दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि गलत है। तो इसमें हाइट अगर ज़्यादा होता लिक्विड कॉलम का तभी प्रेशर ज़्यादा होता। तो उल्टी स्थिति यहाँ है, माने साइड नैरो ट्यूब से कनेक्टेड साइड ट्यूब में ज़्यादा लिक्विड का कॉलम का हाइट है
जबकि होना चाहिए था इसमें कम, इसमें से वाइडर ट्यूब से कनेक्टेड साइड ट्यूब में ज़्यादा होना चाहिए था, इसलिए फिगर ए इनकरेक्ट है, जबकि फिगर बी करेक्ट है। फिगर बी इज करेक्ट बिकॉज इसमें जो है प्रेशर का वाइडर ट्यूब से कनेक्टेड जो साइड ट्यूब है, तो वाइडर ट्यूब में चूँकि स्पीड लिक्विड का कम है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, ये कम है, और यहाँ v2 जो है ज़्यादा है, तो v2 शुड बी v1 इज स्मॉलर देन v2 और v2 इज लार्जर देन v2, तो v1 स्मॉलर है, तो बर्नौली थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी v पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का कम होगा, तो प्रेशर एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा कब होगा? जब लिक्विड कॉलम का हाइट इसमें h1 हाइट अगर हम सपोज करते हैं h1 ज़्यादा है, h2 इसमें कम है, तो h1 ज़्यादा है तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर भी ज़्यादा होगा। h1 ज़्यादा है यहाँ, h1 इज ग्रेटर देन h2, देयरफॉर P1 इसमें जो प्रेशर होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिक्विड कॉलम के कारण वो ज़्यादा होगा P2 में, तो ये फिगर सही है। जबकि इसमें उल्टी स्थिति हो गया, इसमें P2 ही ज़्यादा है P1 से, जबकि होना चाहिए था P1 ज़्यादा होना चाहिए था प्रेशर इसमें, तो इसका हाइट प्रेशर ज़्यादा तब होता है जब लिक्विड कॉलम का हाइट ज़्यादा होता, तो इसलिए दिस फिगर इज इनकरेक्ट। तो फिगर वन इज ए इज इनकरेक्ट वाइल फिगर बी इज करेक्ट, दिस फिगर इज करेक्ट। इसमें वाइडर टाइप वेंटूरीमीटर के वाइडर ट्यूब से जो साइड ट्यूब कनेक्टेड है उसमें प्रेशर का निश्चित रूप से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी स्मॉलर है यहाँ, v1 इज स्मॉलर देन v2, देयरफॉर प्रेशर इज ग्रेटर देन, देयरफॉर प्रेशर यहाँ जो होगा यहाँ प्रेशर इज ग्रेटर देन p2। चूँकि h1 हाइट यहाँ बड़ा है, h1 इज ग्रेटर देन h2, इसलिए p1 इज ग्रेटर देन p2, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो ये फिगर करेक्ट है, फिगर बी इज करेक्ट, फिगर 1 इज इनकरेक्ट। Now question number 10.16, that is the cylindrical tube of a spray pump has a cross section of 8.0 cm square, one end of which has 40 fine holes, each of diameter 1.0 millimeter. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter per minute, what is the speed of the ejection of the fluid liquid through the holes? होल्स से होकर के, जो कि एक ट्यूब के स्प्रे पंप ट्यूब के दूसरे इंड पर बहुत सारे होल्स बने हैं, तो उससे होकर लिक्विड का कितना स्पीड होगा वो मालूम करना है, इजेक्शन स्पीड मालूम करना है लिक्विड का। जबकि एक इंड पर उसका स्पीड दिया है 1.5 मीटर पर मिनट ट्यूब से होकर, मतलब एक इंड पर वही होगा, उस ट्यूब में वही होगा, लेकिन जेट जहाँ फाइन होल्स है वहाँ स्पीड ज़्यादा होगा, वो स्पीड मालूम करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हेल्प से। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो एरिया हो गया वायर ट्यूब का, जहाँ पर कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है A1 इजकल टू 8.0 cm स्क्वायर, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻², 8 सेंटीमीटर इजकल टू 10⁻⁻² मीटर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100, दैट इज 10 स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100, दैट इज 1/10 स्क्वायर मीटर, दैट इज 10⁻⁻² मीटर, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, 8 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁻⁴, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया एक इंड का हो गया, वाइडर इंड यहाँ है ट्यूब का, और दूसरा जेट है यहाँ, एक इंड वाइडर है, ट्यूब वाइडर है, लेकिन उसका जो जेट है दूसरा इंड उसमें बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारे ये होल्स है, बहुत सारा बना हुआ होल्स है, इससे होकर के लिक्विड बाहर निकलेगा। जो सेकेंड इंड है, अदर इंड है उसका, जबकि यहाँ पर दिया है एरिया, दिया है इसका एरिया है यहाँ का A1 है, स्पीड यहाँ v1 है, और यहाँ सभी जेट से जो है स्पीड v2 स्पीड से होल से होकर के लिक्विड बाहर निकलेगा, तो स्पीड होगा v2, यहाँ v1, और ईच जो आपका ये जेट ये ईच होल है उसका एरिया पहले निकाल लेंगे, और उसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 फाइन होल्स का एरिया मालूम हो जाएगा। ईच होल का एरिया है, डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, तो इसलिए ईच होल का एरिया होगा A1, तो 40 होल्स का जो एरिया होगा वो मालूम हो जाएगा। टोटल 40 होल्स का एरिया जो होगा इसमें वो A2 है, और स्पीड यहाँ से जो ये लिक्विड निकल रहा है होल से होकर के वह स्पीड है v2, तो v2 मालूम करना है, जबकि वाइडर इंड पर स्पीड है कितना, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो वह स्पीड है दिया हुआ मालूम है, v1 इजकल टू 1.5 मीटर पर मिनट है v1 का वैल्यू, तो v1 इजकल टू एरिया मालूम है, v1 इजकल टू 1.5
मीटर पर मिनट दैट इज 1.5 मीटर अपॉन पर मिनट, मतलब 60 से 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 से डिवाइड कर देंगे 60 सेकेंड दैट इज, और यहाँ कैंसिल हो गया 15 इंटू 4 दैट इज 40, 1/40, 1.5 है, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 अपॉन 600, और 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 मैंने 40 हो जाएगा, 1/40 मतलब मीन्स 1/4 इंटू 10 टू द पावर -1 मिनट पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 1/4 इक्वल टू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -1 दैट इज, इसको लिखा जा सकता है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से डिवाइड, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड, यह स्पीड है मालूम दिया है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। वाइडर इन पर जो वाइडर इन ट्यूब के अंदर में वाइडर पार्ट जो ट्यूब है स्प्रे पंप, तो उसके वाइडर पार्ट में जो लिक्विड का स्पीड है वह कितना है, उसमें फ्लो हो रहा है जो लिक्विड का स्पीड है, इसमें वाइडर पार्ट में स्पीड है कितना, V1 इक्वल टू दिया है 1.5 मीटर पर मिनट, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब फाइन जो आपका होल्स है उससे कितना 40 होल्स है, तो उससे कितना स्पीड से लिक्विड बाहर निकलेगा, जबकि 40 होल्स का एरिया है A2 है, ईच होल का एरिया मालूम है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी का एरिया A2, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। तो नाउ A2 इक्वल टू एरिया A2, 40 होल का, एक होल का एरिया है, एक होल का माने नंबर ऑफ होल्स है, जो फाइन आपका होल्स है उसमें सेकेंड इन पर वह दिया हुआ है कितना, वह है आपका ये डायमीटर है 1 मिलीमीटर, तो एरिया हो जाएगा एक होल का एरिया, एक होल का एरिया हो जाएगा πr² दैट इज πd/2 का स्क्वायर, एरिया सर्कुलर है तो इसलिए यहाँ पर 40 ये आपका यहाँ 40 इसमें होल्स हैं छोटे छोटे, सेकेंड इन पर जो ट्यूब का जो सेकेंड पार्ट है इसमें 40 होल्स बने हुए हैं, और जिसका टोटल का एरिया हम A2, तो A2 हो जाएगा कितना, और स्पीड जो होगा बाहर निकलेगा लिक्विड का वह स्पीड होगा V2। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 40, एक ईच होल का एरिया हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा 40 होल्स का, A2 इक्वल टू पाई इंटू r² दैट इज d/2, उसका जो डायमीटर है, डायमीटर दिया है, डायमीटर इज गिवन 1 मिलीमीटर, तो ईच होल का पाई d/2 स्क्वायर हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा इसका 40 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 एंड d इज 1 मिलीमीटर दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर अपॉन 2, और इसका स्क्वायर हो गया दैट इज 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इससे 40 कैंसिल हो गया दैट इज ये 10 बचेगा यहाँ, दैट इज 40 इंटू 10 टू द पावर 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर 10 टू पावर -6 और डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर, रेडियस इक्वल टू d/2, तो 1/2 4 हो गया अपॉन 4 से 40 कैंसिल हो गया 10 हो गया दैट इज ये हो गया 3.14 इंटू 10 31.4 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया टोटल सभी ऑल 40 होल्स का, जो कि स्प्रे पंप के दूसरे एंड पर है में बने हैं होल्स, उसका टोटल का एरिया मालूम हो गया 31.4 इंटू 10 टू पावर -6 स्क्वायर। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी α1 V1 इक्वल टू α2 V2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ area that is A1 into V1, here we have taken A1 and A2, so A1 V1 is equal to A2 V2। अगर एरिया α1 सपोज करते इस इंड का एरिया, यहाँ एरिया α1 सपोज करते, दूसरे इंड का सभी ऑल 40 होल्स का अगर सपोज करते α2, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाता है α1 V1 इज इक्वल टू α2 V2। Now using equation of continuity, we have from equation of continuity we have product of area into velocity at any part, any
any part of the tube remains constant. Product of area into velocity at any portion of the tube remains constant. That is product of area and velocity at the wider part of the spray pump is equal to that is A1 into V1. और अदर इंड पर जो सभी में होल्स हैं बने हुए जिससे लिक्विड बाहर निकल रहा है तो उसका टोटल का एरिया A2 है. ईच का एरिया में मालूम करके उसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दिए तो A2 हो गया, जो कि 31.4 इंटू 10 टू पावर -6, या इसे लिखा जा सकता है 3.14 इंटू 10 टू पावर ये 10 है और यहाँ 3.14 है, यहाँ -6 है तो 10 टू पावर -5 हो जाएगा. 3.14 इंटू 10 टू पावर -5, यहाँ 10 भी है, 4 से 40 मल्टी कैंसिल हुआ तो 10 हो गया, तो इंटू 10 टू पावर -6 दैट इज 3.14. ये हो जाएगा 3.14, यहाँ 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर +1 -6 दैट इज 10 टू पावर -5. ये वैल्यू हो गया A2 का, एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया है मीटर स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर. ये स्प्रे पंप का दूसरे इंड जहाँ पर कि 40 होल्स बने हैं उसका टोटल का एरिया हो गया 3.14 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर स्क्वायर. तो इक्वेशन ऑफ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. ट्यूब के वाइडर पार्ट में का जो एरिया है A1 है, वेलोसिटी स्पीड वहाँ वाइडर पार्ट से होकर के लिक्विड V1 स्पीड से फ्लो कर रहा है, स्टेडी फ्लो है. तो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड V2 स्पीड एट नैरो एट द होल्स other part of the spray tube, that is A1 V1 upon A2. V2 is equal to A1 V1, area A1 is given 8 into 10 to the power -4, V1 is 1.5 meter per second, that is 1.5 meter per minute, that is 2.5 into 10 to the power -2 meter per second, -2 meter per second divided by A2, area of 40 holes made at the other end of the spray pump, तो which is 3.14. A2 हमने ऑब्टेन किया 3.14 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर स्क्वायर, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -5, यहाँ -4 -2 -6 पावर है, -5 है, यहाँ -5 से पावर 1 -2 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी -3 पावर कैंसिल हो जाएगा, -1 पावर इसमें बचेगा. तो अब इसे कैलकुलेट करके 8 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 और अपॉन 3.14, तो आफ्टर कैलकुलेशन एंड डिवीजन बाई 3.14 वी कैन गेट ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 दैट इज 20 अपॉन 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1. अब ये हो जाएगा और ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 0.-4 -1 यहाँ और 3.14 दैट इज वी कैन फाइंड इट A2 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 टू पावर -5 दैट इज 2000 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 10 टू पावर -1. 3.14 है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू अब 200 अपॉन 3 ये हो गया 200 अपॉन और 10 टू यहाँ 10 यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 10 टू पावर -1 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 200 अपॉन 314 दैट इज आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन गेट 6 टाइम पॉइंट, उसके बाद यहाँ 2000 हो जाएगा पॉइंट देने पर 637 दैट इज 64 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड हो जाएगा आंसर. स्पीड जो बाहर निकलेगा स्प्रे पंप के अदर इंड से वो होगा इजेक्शन स्पीड दैट इज 0.64 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है. थैंक यू.